यूपी पुलिस के पोस्टर बॉय अनुज चौधरी अपनी किसी न किसी चीज़ों के लिए वो सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल रहते हैं। कोई भी छोटी से छोटी खबर उनसे रिलेटेड मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। लेकिन हाल में जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है, क्योंकि अनुज चौधरी पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। एक गरीब परिवार है और उस परिवार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वो कह रहे हैं कि संभल हिंसा के दौरान उनके बेटे को 3 गोली मारी गई थी। उसका कुछ लेना देना नहीं था, वो बिस्किट बेचने का काम करता था, वो घर से निकला था और अचानक पुलिस का एक दल फायरिंग करता है और उस फायरिंग में उनके बेटे को 3 गोली लगती है। उन्होंने समय भी बताया कि 8:45 पर यह सब कुछ हुआ। आगे उन्होंने अपने कंप्लेंट में बताया कि गोली लगने के बाद वो दर दर भटकते रहे। पहले तो 3 दिन अपने घर में छुपे रहे और उन्हें डर था कि वो बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर और कोई एक्शन हो जाएगा। फिर वो आसपास के जो अस्पताल थे, संभल, मुरादाबाद, अलीगढ़, इन बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हुआ। फिर वो मेरठ गए और मेरठ में उनका इलाज हुआ। वो उनके बेटे के शरीर से गोली निकाली गई और इलाज के बाद उन्हें घर लाया गया आराम करने के लिए। इसके बाद वो पहुंचते हैं एसपी ऑफिस और डीआईजी के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती, इनके तरफ से कहीं भी कंप्लेंट नहीं ली जाती। जिसके बाद ये कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में सारे तथ्य रखते हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, आप डॉक्टर के बयान ले लीजिए, मेरे बेटे का बयान खुद जो इस वक्त वहाँ मौजूद था, और बाकी बहुत सारे तथ्य थे जो थे वो कोर्ट के सामने रखे। अब जो सीजीएम कोर्ट है, उनके जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है विभांशु सुधीर, उन्होंने सारे तथ्यों को पढ़ा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गोली लगी है, ये पुलिस भी मान रही है कि वो गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि जो गोली है वो पुलिस ने नहीं मारी है, लेकिन गोली लगी है ये तो पुलिस मान रही है कि 32 बोर की जो गोली है वो लगी है। अब वो किसने मारी ये कौन बता पाएगा? ये तो जिसे गोली लगी है वही बता पाएगा, पीड़ित बता पाएगा। और पीड़ित ऐसा नहीं है कि गुजर गया, पीड़ित जिंदा है तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, तो पीड़ित ही ऐसे में बता पाएगा कि उस पर गोली किसने चलाई। तो पीड़ित के बयान को ही पहला साक्ष्य माना जा सकता है और उसी के आधार पर सीजीएम कोर्ट ने सीओ अनुज चौधरी और उनके साथ तैनात 15 से 20 जवानों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। 7 दिनों के भीतर जो है वो मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है संभल पुलिस को। और जिसके बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अगर 7 दिन के भीतर पुलिस वाले अगर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, क्योंकि आपको कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना है, या तो आप हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आओ। अब ऐसे में उसकी कंप्लेंट में था क्या, उस दिन हुआ क्या था, तो मेरे पास वो ऑर्डर कॉपी है और उस ऑर्डर कॉपी में जो प्रार्थी है, मतलब जो पीड़ित है, वो कह रहा है कि ये हम एक गरीब मजदूर व्यक्ति हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा बसर करते हैं। पुत्र आलम ठेले पर पापे बिस्कुट बेचने का काम करता है और दुकान पर सप्लाई करता है। दिनांक 24/11/2024 की सुबह लगभग 8 बजे प्रार्थी का पुत्र आलम घर से 3 पहियों का ठेला लेकर पापे बिस्कुट बेचने के लिए गया था। जैसे ही समय लगभग 8:45 आलम जामा मस्जिद मोहल्ले कोर्ट संभल के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही काफ़ी भीड़ जमा थी। वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा, जो बता रहे कि काफ़ी भीड़ जमा थी। प्रार्थी के पुत्र आलम जब वहां पहुंचे तो पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी और थाना संभल इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर व अन्य 20-25 पुलिसकर्मी पुलिस वालों अचानक भीड़ पर अपने हाथों में लिए हथियार से जान से मारने की नीयत से गोली चलाना शुरू कर दी। ये सीधा आरोप लगा रहे हैं अपनी कंप्लेंट में कि संभल के उस समय के सीओ अनुज चौधरी, थाना संभल के इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर और 15-20 पुलिस वाले थे और इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, गोली चलाना शुरू कर दी। पुत्र जो है वो ठेला छोड़कर भागा और उस पुलिस की 2 गोलियां उसके पीठ में लगी। पुलिस जो कंप्लेंट में बता रहे, पुलिस की 2 गोलियां पीठ में लगी, एक हाथ में लगी और पुत्र आलम वहीं गिर गया। फिर वो घायल अवस्था में कैसे ना कैसे अपने घर आया। मौके पर मौजूद लोगों ने जो थे उसको घायल अवस्था में घर तक पहुंचाया और फिर उसकी हेल्प की।
अब ऐसे में बताया गया कि संभल के उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन पार्थी आलम को संभल के डॉक्टर के पास वह अस्पताल में उसे लेकर गया गया, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं किया। सोचिए, संभल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे और लोकल हॉस्पिटल्स थे वहाँ उसको लेकर जाया गया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि वहाँ उसका इलाज तक नहीं हुआ। फिर वो पुलिस के डर के कारण 3 दिन तक घर में रहा। फिर बाद में उसे मुरादाबाद अस्पताल लेकर गया, वहाँ भी भर्ती नहीं किया गया, अलीगढ़ में भी भर्ती नहीं किया गया, कहीं भी भर्ती नहीं किया गया। फिर ऐसे करते करते ये कई अस्पताल गए, वहाँ इन्हें भर्ती नहीं किया गया। अब इसके आगे ये बताते हैं कि अब इलाज नहीं हो रहा था, इसके बाद ये पहुँच जाते हैं मेरठ, और मेरठ में ये इलाज करवाते हैं। मेरठ में इलाज करवाते हैं और मेरठ में इलाज के दौरान ऑपरेशन होता है, वहाँ डॉक्टर उन्हें एडमिट कर लेते, जिसके बाद उसके शरीर से वो गोलियाँ निकाली जाती हैं और वो संभाल कर रख ली जाती हैं। और बाकायदा उस जो ऑपरेशन करते डॉक्टर वो भी बताते, उसकी रिपोर्ट भी बनाते। तो ऐसे में डॉक्टर का बयान भी इम्पॉर्टेंट था। और इसमें पुलिस ने पहली बार क्या किया, इसके बाद आवेदक जो हैं, जो पीड़ित है, उन्होंने बाकायदा एसपी ऑफिस में इसकी कंप्लेंट भी की। एसपी ऑफिस ने इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। पहली बार जब उसके ऊपर गोली लगी थी तो पुलिस ने बताया कि ये पहले से ही वंचित है कई मामलों में, और इस केस में कोई भी मुकदमा पुलिस ने पहली बार जब पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई थी तो पुलिस ने नहीं दर्ज की। इसमें बताया गया, महोदय सदर अवगत कराना है कि आवेदक को दिए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हज पर कोई अभियोजक पंजीकृत नहीं है। ये हुआ। अब उन्होंने ये भी बताया, पुलिस ने भी बताया कि बुलेट 7.65 mm अर्थात 32 बोर की है, ये पुलिस का कहना है, जिसका पुलिस द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। अतः उपलब्ध साक्ष्य से पुलिस की गोली से आवेदक के पुत्र आलम का घायल होना नहीं पाया गया। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो 7.65 mm के जो बुलेट्स थे वो लगे हैं 32 बोर के, वो पुलिस यूज़ नहीं करती। मतलब पुलिस मानती है कि बुलेट्स लगे थे, लेकिन जो बुलेट्स लगे थे वो पुलिस यूज़ नहीं करती, मतलब कोई और हो सकता है इसके पीछे। अब ऐसे में ये पुलिस ने अपना बयान दिया था, पुलिस ने बताया था। इसके बाद जो डॉक्टर्स थे उनका भी बयान लिया गया, और उसमें एक जो डॉक्टर है यूनुस अहमद द्वारा बयान दिया गया। वो कहते हैं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे द्वारा दिनांक 26/11/2024 को महरूब आलम पुत्र यामिनी निवास ग्राम, ये तो उनका नाम लिखा है, संबल 23 वर्ष का इलाज, वो 23 वर्ष का है जो लड़का है, इलाज एमएमसी मेरठ क्रिटिकल हॉस्पिटल में शुरू किया गया था, तथा जिसमें इंजरी बताई गई थी, मतलब कि इंजरी है, उसके लिए उन्हें डॉक्टर को बुलाया गया था। मुझे दाहिने बाजू में लगी चोट के इलाज के लिए बुलाया गया था, जिसका ऑपरेशन मैंने 1/12/2024 को किया था, जिसमें दाहिने हाथ में टूटी हुई हड्डी में ऑपरेशन द्वारा प्लेट लगाई गई। इसके बाद 2 दिन बाद महरूब की ड्रेसिंग की गई। इसके बाद महरूब को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये खुद डॉक्टर बता रहे। एक डॉक्टर और है, वो कह रहे हैं कि दिनांक, जो फर्स्ट डॉक्टर है जिनके पास ही गया, जिन्होंने पहली बार इसका ट्रीटमेंट किया, दिनांक 23/11/2024 को फायर आर्म इंजरी की चोट में लगना बताया था। आलम उपरोक्त इलाज मेरे द्वारा किया गया, जिसमें सुबह 6 बजे मेरे द्वारा इसका ऑपरेशन किया गया। इलाज के दौरान मेरठ क्रिटिकल केयर में लाया गया था। मेडिकल लीगल जानकारी भी दी गई है, और इलाज की समस्त दस्तावेज जो मेरे द्वारा तैयार किए गए थे मेरठ क्रिटिकल केयर अस्पताल की पतौली पर मौजूद है। मतलब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में वो मौजूद है और मेरे द्वारा ही। अब ऐसे में कोर्ट ने ये माना, कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट ने ये कहा कि ये स्पष्ट है कि पीड़ित आलम को 2 गोली पीठ पर और हाथ में लगी थी, तथा उसके शरीर से डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान निकाली गई थी, परंतु ये स्पष्ट नहीं होता गोली मारने वाला व्यक्ति कौन था तथा किसके द्वारा पीड़ित आलम को मृत्यु करित किए जाने का प्रयास किया गया, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया। चूंकि अब ये कोर्ट कह रहा है, चूंकि प्रस्तुत मामले में मात्र वही व्यक्ति वास्तविक तथ्य बता सकता है जो मामले का पीड़ित है। मतलब कोर्ट का सिंपल कहना है कि गोली लगी है, ये बात तो सच है, ये बात तो प्रूव होती है, गोली लगी है, पुलिस भी मान रही है गोली लगी है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं ये गोली लगी है। गोली किसने मारी ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये पता नहीं है। तो ऐसे में कौन बताएगा गोली मारी है? तो जो पीड़ित बोल रहा है उसी को सुना जाएगा ना। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो पीड़ित बोलता है अगर मुझे गोली मारी, तो पहली एफआईआर जो होती है, पहली कंप्लेंट, वो पीड़ित के आधार पर होती है। तो कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर पीड़ित कह रहा है कि उसको गोली लगी और गोली मारने वाले ये लोग हैं, तो इस हिसाब से एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। और आगे तो जांच का विषय है, जांच में सबूत नहीं मिलेंगे तो पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस अलग से मुकदमा दर्ज करे बाद में कि
ये तो पीड़ित झूठ बोल रहा था। और उसके बाद उन्होंने जो है इसमें आदेश किया, जो सीजीएम है विभांशु सुधीर की, इसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने 3-4 ऑर्डर का भी जिक्र किया है, जिसमें एक बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो मैं पढ़ रहा था अभी जस्ट, तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PCUL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बताया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई ऐसा एनकाउंटर होता है, पुलिस की तरफ से कोई गोली चलाई जाती है, तो उसकी जांच जो है CID या पुलिस टीम को करना चाहिए जो दूसरे पुलिस स्टेशन के हों और सीनियर के सुपरविजन में, और जिस अधिकारी पर आरोप लगा उससे बड़ा अधिकारी ही होना चाहिए, और उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए। ये बताया गया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है जजमेंट एक बताया, जिसमें बताया गया कि इम्पॉर्टेंट है, FIR करना भी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है जांच हो उसमें। सुप्रीम कोर्ट ओम प्रकाश यादव केस का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि ड्यूटी की आड़ में किया गया अपराध, धारा 197 CRPC की सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे कई उन्होंने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं उसमें अटैच किए हैं, जिसके बाद ये आदेश दिया है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। संभल के सपा नेता उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि न्याय पर पूरा भरोसा है, और तमाम तरह के लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए। एक समय पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और जब संभल में हिंसा हुई थी तो मीडिया पर छाए रहे थे अनुज चौधरी। एक तरह से ACP लेवल रैंक के ऑफिसर अक्सर मीडिया में नहीं आते। यूपी पुलिस में मैंने देखा है, मैं यूपी पुलिस कवर करता हूँ, तो बड़े ही ऑफिसर्स आते, SP DSP इसी लेवल के, DCP इस लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, लेकिन वो मीडिया से खुलकर बात करते थे। संभल हिंसा पर वो खुलकर बात करते थे। कई बार वो कंट्रोवर्सी में भी रहे, उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई जिसमें उन्होंने गदा लिया था, तो बहुत बार इस बात पर बहस छिड़ गई कि ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर्स क्या इस तरह का कृत्य कर सकता है। कभी वो अपनी आइडेंटिटी को, रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है, और बहुत सारे ऑफिसर आमतौर पर ऐसी चीज़ों से परहेज करते कि उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें ऑन ड्यूटी ना जुड़े, और जिसके बाद बहुत बहस भी छिड़ी और वायरल थे काफ़ी। अब उनका ट्रांसफ़र जो है वो उनका प्रमोशन भी हो गया। वो जब तक संभल में पोस्टेड थे उनका प्रमोशन हो गया, वो ASP बन गए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और अब उनका जो ट्रांसफ़र है वो फिरोज़ाबाद में है, वो फिरोज़ाबाद में ऑन ड्यूटी है। इसके बाद संभल पुलिस का ट्वीट आया। संभल पुलिस बाकायदा, मतलब ऐसा पुलिस अक्सर करती नहीं, मैंने यूपी पुलिस को तो देखा है कि यूपी पुलिस ऐसा नहीं करती। यूपी पुलिस ने, संभल पुलिस ने बाकायदा ट्वीट किया है कि वो इस केस को, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। बिल्कुल, ये सबका न्यायिक अधिकार है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल, और वो जा सकते हैं। अगर उन्होंने इस ऑर्डर में स्टे ऑर्डर ला दिया हाई कोर्ट की तरफ से, तो इसमें मामला दर्ज नहीं होगा, वरना 7 दिन के भीतर पुलिस को मामला तो दर्ज करना पड़ेगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो SHO और SP दोनों जन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बन सकता है, क्योंकि कोर्ट की अवमानना है। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं करोगे, या तो उससे पहले आप स्टे ऑर्डर ले आओ, या तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करो। ऐसे में देखना होगा जो पीड़ित परिवार है, उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं, अब वो इन्वेस्टिगेशन में ही प्रूव होंगे वो सही है या गलत है। और इसके बाद अब एक तबका जो है पूरा सोशल मीडिया पर वो बार बार आरोप लगा रहा है कि जैसा समीर वानखेड़े के साथ हुआ था, कि समीर वानखेड़े एक समय पे सुपर कॉप थे, हर जगह उनके चर्चे थे, अचानक से उन पर आरोप लगना शुरू हुए, और बहुत सारे उन पर भी जांच बैठ गई, CBI जांच तक बैठ गई, फिर उनके ऊपर आरोप लगते गए, और एक तरह से जो सुपर कॉप था अब कोई गुमनामी की जीवन जी रहे, मतलब कहीं है पोस्टेड लेकिन कोई उनके बारे में जानता नहीं, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। और उसी को लेकर लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समय पे, और ऐसा नहीं है कि अनुज चौधरी सिर्फ संभल में वायरल थे, जब रामनगर में वो पोस्टेड थे तो उनकी एक हॉट टॉक जो हो गई थी वो सपा नेता के साथ हो गई थी, बड़ा फेमस नाम है, और उनके साथ हॉट टॉक में वो वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम, मतलब एक तरह से वो सपा नेता कह रहे थे कि हमने मदद की है, या मतलब अखिलेश यादव ने या सरकार ने मदद की। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि मैं खुद के दम पर आया हूँ, स्पोर्ट्स कोटा से आया हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। हाँ बिल्कुल, और जो अनुज चौधरी हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, देश में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। बाद में पुलिस में भी आए तो वायरल रहे। फिटनेस को लेकर भी उनको काफ़ी चर्चा होती है कि उनकी बॉडी फिजिक्स काफ़ी अच्छी है और एक डैशिंग पर्सनैलिटी है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या पुलिस इसमें FIR दर्ज करती है, क्या कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलता है।
हाई कोर्ट जाते तो हाई कोर्ट क्या होता है, आमतौर पर मैंने वकीलों से बात की तो ऐसे में क्या होता है, तो हाई कोर्ट भी अक्सर ये कहता है कि एफआईआर दर्ज करो, अगर वहाँ सबूत देखेंगे, अगर नहीं बनता केस तो वहाँ सबूत देख लेंगे, केस बनता होगा तो मतलब अगर इन लोग के खिलाफ सबूत नहीं है तो कोई बात नहीं है, सबूत है तो फिर बताए पीड़ित पक्ष जो उनके पास सबूत है। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते मतलब कि ऐसे मामलों में कि अगर स्टे मिल जाए, ज़्यादातर मामलों में तो स्टे नहीं मिलता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब कोर्ट का जुरिडिक्शन है, कोर्ट की पावर है, कोर्ट क्या ऑर्डर कर दे वो कोर्ट पर ही निर्भर करता है, हमारे अजम्पशन से कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।